क्लाउज क्या है? एक सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि क्लाउज एक सेंटेंस होता है। अगर हम बेटा इसके टाइप्स की बात करें तो उसमें दो तरीके के क्लाउजेस आपके होते हैं। एक आपका डिपेंडेंट क्लाउज होता है और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। दो तरीके के क्लाउज होते हैं बच्चों, एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। अब आप सोचेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप जानना चाहेंगे। सर सुनिए, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने आप में पूरा है और वो किसी दूसरे सेंटेंस के लिए तो कम से कम नहीं आया। जैसे मैं एक सेंटेंस देखिए, अभी यहां पे सेंटेंस देखिए, इसमें क्या कहते हैं, वी आर स्टडिंग, सॉरी, वी आर स्टडिंग राइट नाउ। अब जरा चेक करके देखिए, वी आर स्टडिंग राइट नाउ जो करके मैंने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को मैंने एक लिखा, जस्ट एक सिंगल सेंटेंस लिखा है। और चेक करके देखिए इस सेंटेंस की, मतलब इस सेंटेंस का जो यूज है मैंने किसी दूसरे सेंटेंस के लिए नहीं करा है, या किसी शब्द के लिए नहीं करा है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करा है, बल्कि मैंने एक नॉर्मल एक बात लिख के कही, अकेले एक सेंटेंस में बात कही। और क्या कहा सर, वी आर स्टडिंग राइट नाउ, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। ऐसे सभी सेंटेंसेस जो अपने आप में अकेले हैं, उसे किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है अपने आप को प्रूव करने में, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। जो अकेले आते हैं, सिंगल होते हैं, किसी से उनका कोई लिंक नहीं होता। पर आप एक सेंटेंस यहीं पर रुककर सब बच्चे और ध्यान से देखिए, प्लीज इसे अपनी नोटबुक का हिस्सा बनाना, सब बच्चे देखना। आपने कहा कि आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम yesterday because I was unwell, कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बिकॉज आई वॉज अनवेल। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे, आई कुड नॉट कम येस्टरडे बिकॉज आई वॉज अनवेल। अब यहां पर देखिए, ये बात यहां से शुरू हुई सर, आई से, और चेक करके देखिए मैंने फुल स्टॉप जो लिखा है वो अनवेल के बाद लिखा है। इसका मतलब ये बात खत्म कहां पर हुई, अनवेल पर जाकर खत्म हुई। ये कहां से शुरू हुआ सर, वी से शुरू और यहां पे खत्म हो गया। पर एक फर्क अगर आपको दिखा हो तो देखना सर, यहां पर क्या हुआ, नीचे जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें मैंने क्या करा, सेंटेंस के साथ एक अलग से सेंटेंस और जोड़ा है बिकॉज वाला वर्ड लगाकर, एक बिकॉज वाले शब्द का प्रयोग करा और फिर एक सेंटेंस लिखा। सर सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, उसमें आपको सबसे पहले पता चलता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट मिलेगा। और बेटे केवल सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ साथ आपको वहां पर एक वर्ब भी मिलेगी। और जो इस सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वो एक सेंटेंस कहता है, उसी को हम क्लाउज कह रहे हैं। पर जब हम क्लाउज को पढ़ रहे हैं तो हमने देखिए बोर्ड पे लिखा है कि दो तरीके के क्लाउजेस हैं, वन इज डिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट। अब आप सोचो, अगर मैं बिकॉज के सेंटेंस को अकेला छोड़ दूं, मैं बिकॉज के सेंटेंस को अकेला छोड़ दूं, बस इतना सा लिखूं, बिकॉज आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं अनवेल था, बस इतना ही बोलूं, तो आप क्या कहेंगे सर, सर आप वजह बता रहे हो पर किसकी वजह बता रहे हो, क्यों ऐसा आपने लिखा मुझे तो पता नहीं। बिकॉज आई वॉज अनवेल अगर मैं इतना सा लिखता हूं तो आप यही कहेंगे कि कहना क्या चाह रहे हो, तो बात आधी अधूरी है। पर सोचो अगर मैं बिकॉज के सेंटेंस को इसके साथ जोड़ के लिखूं, आई कुड नॉट कम येस्टरडे बिकॉज आई वॉज अनवेल, तो जब ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे तो अब आपको लगेगा कि अच्छा, आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप आ क्यों नहीं पाए, आपके ना आ पाने के पीछे की वजह क्या थी, आप ये बताना चाह रहे हैं। मैं कहूंगा यस। तो देखो यहां इस स्टेटमेंट के अंदर एक ऐसा सेंटेंस है जो अकेला तो नहीं लिखा जा सकता, वो दूसरे के साथ आएगा उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए। और ऐसे सेंटेंस जो अकेले नहीं लिखे जाते, दूसरों के साथ जोड़ के लिखे जाते उनके मीनिंग को पूरा करने के लिए, ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम
डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। तो जो अकेले आ सकते हैं, अपने आप में पूरे होते हैं, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। बट द दोज सेंटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर, जो यूज होते हैं क्या, द अदर सेंटेंसेस, जो दूसरे सेंटेंसेस हैं, किसके, उनके मीनिंग को पूरा करने के लिए या उनके अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए। तो वे सारे के सारे जो क्लाउजेस होते हैं सर, वो दूसरे के लिए बने, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लाउजेस। सर इंडिपेंडेंट जो अकेले पे है, किसी पे निर्भर नहीं है, और जो निर्भर है वो डिपेंडेंट है। अब ये हुआ पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाउज के बीच के फर्क का। क्लाउजेस क्या होते हैं पता चला, सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है। दो तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सर। जो अपने आप में पूरे हैं इंडिपेंडेंट, जो किसी के साथ लग के उसके मीनिंग को पूरा कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट। सर इफ यू हैव गॉट माय पॉइंट, सो मे आई गो अहेड? लेट्स गो अहेड, चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब हम जो क्लाउजेस होते हैं इसमें कैसे कैसे क्लाउजेस हमारे पास आएंगे, तो उसमें देखिए सर, कुछ क्लाउजेस आपके होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं सर, डिपेंडेंट क्लाउजेस में कुछ क्लाउजेस कैसे होंगे आपके और कुछ कैसे होंगे वो देखिए सर। एक क्लाउज ऐसा होगा जो एडवर्ब का काम करेगा, एक ऐसा क्लाउज होगा जो आपका एडजेक्टिव का काम करेगा सर, और एक ऐसा क्लाउज होगा आपका जो नाउन का काम करेगा सर। बहुत सारी किताबों में आपने लिखा देखा होगा एडवर्ब क्लाउज या एडवर्बियल क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज या फिर एडवर्बियल क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिवल क्लाउज और नाउन क्लाउज। ये तीन वर्ड आपने लिखे देखे होंगे। हो सकता है बहुत सारे जो बच्चे हमारे टीचिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पेपर में एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से क्लाउज का टाइप बताओ कि कैसा क्लाउज है ये, नाउन क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज है, डिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, कैसा क्लाउज है। तो ये पता होना चाहिए। आइए बेटा, एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, नाउन क्लाउज क्या होते हैं वो बताते हैं सर। एक पहला पॉइंट देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि सर हमें डाउट नहीं आना चाहिए ना, देखो यहां पर क्या, कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी नाउन या प्रनाउन, किसी नाउन या फिर किसी प्रनाउन की पहचान करवाते हैं। एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन प्रनाउन की पहचान करवाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहां पे मैं इसके नीचे लिखता हूं, मैंने बोला सर अ नाइस का, आगे देखिए सर वार्म वाटर, वार्म वाटर, आगे देखिए सर अ बिग हाउस, अ बिग हाउस। अब देखिए, मकान कैसा है, बड़ा है, पानी कैसा है, गर्म है, कार कैसी है, अच्छी है। तो कार के पहले अच्छा, पानी के पहले गर्म और घर के पहले बड़ा, ये शब्द घर की पहचान, कार की पहचान और पानी की पहचान करवा रहे हैं। तो आपने मैंने क्या सीखा है सर बैच के अंदर, ऐसे सभी वर्ड्स जो किसी व्यक्ति चीज की पहचान करवाते हैं उसे क्वालिफाई करते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो कितनी बार ऐसा भी तो होता है बच्चों कि हम किसी व्यक्ति चीज की पहचान करवा रहे हैं पर उसके लिए पूरा का पूरा एक सेंटेंस लेके आ रहे हैं, सेंटेंस लेके आ रहे हैं। और जब सोच रहे हैं आप तो ये सही सोच रहे हैं कि अगर वो सेंटेंस पहचान का काम करेगा किसी व्यक्ति चीज की, तो व्यक्ति चीज की पहचान वाले शब्द तो एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वो सेंटेंस क्या बोलेगा, एडजेक्टिव क्लाउज बोलेगा। उसे हम एडजेक्टिव क्लाउज में एडजेक्टिव क्लाउज की कैटेगरी में रखें। एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं सर। देखिए अब यहां पर आई नीड, मुझे जरूरत है, दैट रेड कार। अब देखिए, मुझे जरूरत है उस लाल रंग की गाड़ी की। तो यहाँ पे हमने गाड़ी के पहले सर एक वर्ड लिखा रेड और बता दिया कि वो कौन सी कार है जो उसकी मुझे जरूरत है। अब मैं एक नया सेंटेंस लेके आ रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर, आई नीड, मुझे जरूरत है, दैट कार, उस गाड़ी की, विच इज, विच इज रेड इन कलर। अब देखिए मैंने बिल्कुल सेम सेंटेंस दोबारा से लिखा है, मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा। जो मैं पहले कहना चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही मैं यहां पे लिख रहा हूं।
बट मेरे लिखने के तरीके में कितना फर्क है ना। वहां मैं सीधा रेड लिख के गाड़ी की पहचान करवा रहा था, पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेड को एक सेंटेंस की तरह यूज कर रहा हूँ। विच इज रेड इन कलर। तो मैंने क्या करा सर, यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग करा विच, और फिर उसके साथ एक वर्ब ली इज, और विच इज से क्या दिखा दिया, रंग। किसका रंग सर, कार का रंग। अब इस सेंटेंस से भी आपको कंफर्म्ड है कि मुझे किस गाड़ी की जरूरत है। आप कहेंगे सर उसकी जिसका रंग लाल है, वो लाल रंग वाली गाड़ी मुझे चाहिए। तो बेटा जब किसी इंसान या चीज की पहचान करवाने के लिए हम कोई शब्द नहीं बल्कि एक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द नहीं बेटा बल्कि किसी सेंटेंस का अगर हम प्रयोग करते हो, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस पहचान वाले एडजेक्टिव क्लाउज की कैटेगरी में आते हैं। इसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं बेटा। आई शैल रिपीट गाइस, ऐसा एक सेंटेंस जो किसी व्यक्ति चीज की पहचान करवाने के लिए लिखा जाए, एडजेक्टिव क्लाउज है सर। एक एग्जांपल के साथ और देखें सर, वी स्टेट, सेकेंड फॉर्म से स्टेट की, वी स्टेट इन द होटल। अब आपको पता चल पा रहा है कौन सा होटल है जहां पे हम रुके थे? किसी को नहीं पता चला ना सर। अब देखिए मैंने यहां पे लिखा वेयर यू स्टेट लास्ट वीक। जिस आदमी को मैंने ये बात बोली है, जिस व्यक्ति को मैंने ये बात बताई है बोलकर ऐसे कि वी स्टेड इन द होटल वेयर यू स्टेड लास्ट वीक, तो क्या उस व्यक्ति को पता चल पा रहा है कि कौन से होटल में हम रुके थे? मैं एक बार फिर पूछूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों से पूछता हूँ, क्या आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हैं, पता लगा पा रहे हैं कि विच होटल आई एम टॉकिंग अबाउट? तो कहीं ना कहीं ये जो वेयर की मदद से, ये जो वेयर वाला सेंटेंस लिखा है सर, ये वाला वेयर का जो सेंटेंस लिखा है, ये क्या कर रहा है सर, इस होटल की पहचान करवा रहा है, बता रहा है कि ये कौन सा होटल है। और होटल अपने आप में एक चीज का नाम है। और मैंने क्या कहा, हर वो शब्द जो किसी व्यक्ति चीज की पहचान करवाए, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लाउज। क्लाउज को अगर सीखना है तो बस लगातार मुझे सुनते चलो, बहुत बारीकी से इन बातों को लिखते भी चलो साथ साथ, जिंदगी भर ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक सेंटेंस और लिखते हैं सर, और हर बार आप सेंटेंस लिखे तो मैं बोलूंगा वैसे ही जैसे हर बार बोला हूँ, फिर नए क्लाउज पे नए क्लाउज पे चलेंगे। एक लेट्स हैव वन मोर सेंटेंस। सर देखिए मैंने क्या कहा, आई हैव repaired the car whose glass was broken, whose glass was broken। क्या आप लोगों को ये पता चल पा रहा है कि विच कार आई एम टॉकिंग अबाउट? सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव रिपेयर्ड द कार, मैंने मैंने गाड़ी को ठीक कर दिया, और मैंने कार के जस्ट बगल में लिखा हुज ग्लास वॉज ब्रोकन। एक मैंने हुज का एक सेंटेंस लिखा है, हुज से एक सेंटेंस लिखा है। आप देख पा रहे हैं सेंटेंस मैंने क्यों लिखा है, क्यों लिखा है? ये बताने के लिए कि वो कौन सी गाड़ी है जो मैंने रिपेयर की है। तो मैंने कहा ना सर, ऐसा एक सेंटेंस जो किसी व्यक्ति चीज की पहचान का काम करे, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज की कैटेगरी में रखते हैं। वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। आए बेटा, इसमें हमने कहीं एक ही सेंटेंस में अपनी बात कही ना। हाँ, तो ये इंडिपेंडेंट हुआ बेटा, वो इंडिपेंडेंट है बेटा। बट आई नीड द कार विच इज रेड इन कलर, दैट इज डिपेंडेंट। तो विच वाला जो सेंटेंस, दैट इज अ डिपेंडेंट क्लाउज। अब बेटा एक 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 सेंटेंस लास्ट लिखते हैं, फिर अगले तरीके का क्लाउज पढ़ेंगे। सर लिखिए, जो मैंने कहा, दोज बॉयज, वे लड़के, हु, देखिए दोज बॉयज हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड, हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड
आर गुड एट मैथ्स, आर गुड एट मैथ्स। वैसे तो इसे अक्सर ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे करके कॉमास लगा के लिखते, दोज बॉयज हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड आर गुड एट मैथ्स। वे लड़के जो बाहर खड़े हैं ना, वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लड़कों की हम बात कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से लड़के? क्या मैं ये भी बता पा रहा हूँ कौन से लड़के? तो ये मैंने जो अलग से बोला जो, तो क्या कर रहे हैं वो? पहचान करवा रहे हैं। किसकी? लड़कों की पहचान करवा रहे हैं। तो मैंने कहा ना, ऐसे सभी सेंटेंसेस जो पहचान करवाते हैं उन सभी को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं सर? एडजेक्टिव क्लाउज की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लाउज है। द बॉयज हु आर स्टडीइंग आउटसाइड आर गुड एट मैथ्स। बिल्कुल, वो डिपेंडेंट की कैटेगरी। एडजेक्टिव क्लाउज किसकी कैटेगरी में आएगा बेटा? डिपेंडेंट क्लाउज की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सर बेटा वो निर्भर है, उसे बगल में कोई चाहिए जिसकी पहचान वो करवा रहा है। अब सोचो बेटा, अगर मान लो हम यहाँ पे कहते हु आर गुड एट मैथ्स या हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड, तो ये किसी की पहचान तो नहीं करवाना ना बेटा, जो बाहर खड़े हैं। पर जब मैं इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, तो पता चल पा रहा है कि कौन बाहर खड़े हैं? लड़के। लड़के कौन? जो बाहर खड़े हैं, कैसे भी कह लो। तो बात तो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ के पहचान की काम करवा रही है, इसलिए इसको डिपेंडेंट कहा, क्योंकि किसी के साथ लगा के उसको दिखाए। बेटा अगले वाले पार्ट की तरफ आते हैं। ये था एडजेक्टिव क्लाउज। अब आती है बात बेटा एडवर्ब क्लाउज के बारे में। बेटे ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के साथ तो लगेंगे, पर क्या करेंगे? टाइम बता देंगे। क्या करेंगे बेटा? रीजन बता देंगे। क्या करेंगे बेटा जी? प्लेस बता देंगे। क्या करेंगे बेटा जी? अलग अलग है, कंडीशन बता देंगे, है ना। और भी तमाम ऐसे काम हैं ये करते हैं। अच्छा, ये किसका काम कर रहे हैं? ये गाइस पता लगाना बड़ा आसान है सर, ये किसका काम कर रहे हैं? ये आम तौर पे किसी वर्ब को दिखाते हैं। ये आम तौर पर किसी वर्ब को दिखाते हैं। ये आम तौर पर किसी एडजेक्टिव्स को दिखाते हैं। ये एडजेक्टिव्स को दिखाते हैं। जब एग्जाम्पल से समझो सर, देखो कैसे। मैंने यहां पे कहा सर आई रीड नॉवेल्स ऑन संडे। एक दिन का मैंने नाम लिया सर, एक दिन आप लोगों को बताया, दिन का नाम है संडे। और मैंने कहा सर आई रीड नॉवेल्स ऑन संडे, मतलब मैं संडे वाले दिन नॉवेल्स पढ़ता हूं। शायद यहाँ पे ये ऑन संडे पीछे जो लिखा है सर, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑन संडे करके पीछे लिखा है, ये पूरा का पूरा जो टाइम दिखाने वाला वर्ड है, ये पढ़ने के काम को दिखा रहा है। अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली पता चल पाएगा कि सर नोवेल पढ़ने वाला काम कब होता है। तो आई रीड नॉवेल्स ऑन संडे, इसका मतलब क्या है कि मैं संडे वाले दिन नॉवेल पढ़ता हूं। तो यहां पे ये ऑन संडे बता रहा है सर टाइम, नॉवेल के पढ़ने का टाइम। अब मैं एक सेंटेंस नया लिखते आता हूं सर, अब जरा ध्यान से देखिए। आई रीड नॉवेल्स व्हेन आई एम फ्री। अब मैं आपसे कहूं कि जरा सोचो, सेंटेंस को पढ़कर सोचो, और क्या सोचो कि क्या यहां पर आपको क्लियर हो रहा है कि नॉवेल्स कब पढ़ी जाती हैं? क्या आप लोगों को ये पढ़कर साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैं नॉवेल्स पढ़ने वाला काम कब करता हूं गाइस? तो जो वेन का सेंटेंस लिखा है ना सर, ये वेन का सेंटेंस, ये सेंटेंस कहा मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले सबसे पहले डिस्कस करा सर, सेंटेंस होने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सब्जेक्ट के लिए मेरे पास आई है और वर्ब के लिए मेरे पास एम है। तो ये आई एम का कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस की तरफ मुझे इशारा कर रहा है। तो जो ये व्हेन आई एम फ्री, ये पूरा का पूरा सेंटेंस मैंने जो लिखा वो किस लिए लिखा? आपको ये बता पाऊं कि सर मैं पढ़ता कब हूं नॉवेल्स। तो ये टाइम बता रहा है सर, पर किसका? नॉवेल्स का नहीं। ये टाइम बता रहा है किसका? मेरा नहीं सर। क्या ये टाइम बता रहा है किसी वर्ब का? यस, पढ़ने का टाइम बता रहा है। मैं कब, नॉवेल्स कब, पढ़ता कब हूं,
यस, जब मैं फ्री होता हूं। अब जो सेंटेंस लिख रहे थे वो किसके लिए लिख रहे थे? कार के लिए, बॉयज के लिए, किसी होटल के लिए, वो चीजों का नाम था। पर मैंने यहां कोई सेंटेंस नॉवल के लिए नहीं लिखा है, मैंने कोई सेंटेंस यहां पे आई के लिए नहीं लिखा है, पर बल्कि मैंने ये बताने के लिए लिखा है कि रीड वाला काम कब होता है। रीड मीन्स वर्ब। और जो जो सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो आपके वर्ब को डिफाइन करते हैं बेटा, जो वर्ब्स के लिए बने, दे आर कॉल्ड एडवर्ब क्लाउज। वो आपके एडवर्ब क्लाउज की कैटेगरी में आते हैं, वो होते हैं एडवर्ब क्लाउज। अभी रुकिएगा और देखिएगा, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स को बारीकी से फील करोगे सर, उतना ही ज्यादा डेप्थ आप इसमें सीखते चले जाएंगे। राजा बेटे, एक सेंटेंस और आने दो, आप जरा सेंटेंस देखिए। मैं यहां पर एक वर्ड लेता हूं बेटा, इस सेंटेंस को सब बच्चे देखना। यहां एक सेंटेंस है सर, आई स्टेड देयर, मैं वहां रुका, मैं वहां पे ठहरा। आई स्टेड देयर, मैं वहां पे ठहरा। कब? टिल इट स्टॉप्ड रेनिंग, टिल इट स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश के बंद होने तक। मैं वहां पे कब कब तक रहा गाइस? मैं वहां कब तक रहा? बारिश के रुकने तक। क्या आप लोगों को ये पता चल पा रहा है सर? क्या आपको ये पता चल पा रहा है सर कि रुकने वाला काम कितनी देर तक हुआ? नहीं? तो सर ये नहीं पता चला कब तक रुका? अच्छा बताओ, ये टिल का सेंटेंस ये बता रहा है कि मैं कौन? क्या इस टिल के सेंटेंस से पता चल पा रहा मैं कौन? बोलो बेटा। नहीं पता चला। क्या इस टिल के सेंटेंस से पता चल पा रहा देर कहां? पर आपको ये पता चल पा रहा रुकना कब तक? और रुकना क्या था एक? और वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब। तो अगर किसी वर्ब को डिफाइन करने के लिए पूरा का पूरा एक सेंटेंस आपके सामने आ गया, तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लाउज। एडवर्बियल क्लाउज भी इसको लोग बुलाते हैं। इससे क्या होता है ना बेटा, कोई भी चीजें आपकी आंखों के सामने लिखी हुई हैं, तो कई बार होता है कि वो कोई छोटा सा सेंटेंस ना होकर वो सेंटेंस खिंचता चला जाता है और बड़ा लंबा चौड़ा सा एक सेंटेंस दिखता है। वो लंबा चौड़ा नहीं है सर, वो हुआ क्या है सर, एक ही सेंटेंस के अंदर डिटेल डालने के लिए, बातों को क्लियर करने के लिए सेंटेंस में सेंटेंस जोड़ते चले गए, वो लंबा चौड़ा दिखने लगा सर, जबकि वो बात तो वही छोटी सी है। कहाँ जहां मैंने एक नॉर्मल से एक टाइम वाले वर्ड से बता दो। अब जैसे मैं कह दूं, एक सेंटेंस देखना गाइस, अब सारे के सारे बच्चे देखना सर, आई shall call you, look at the sentence sir, I shall call you at 6 p.m. कितना छोटा सा सेंटेंस है सर, कुछ भी नहीं है सेंटेंस में। पीछे लगा 6 p.m. बता रहा है कि कॉल का टाइम क्या है। पीछे लिखा 6 p.m. बता रहा है कि कॉल कितने बजे। आई शैल कॉल यू एट 6 p.m. साफ साफ दिख रहा है कि मैं आपको 6 बजे कॉल कर दूंगा। पर सोचो, अब मैं इसी सेंटेंस को दोबारा से लिखता हूं सर, और देखिए कैसे लिखता हूं। आई शैल कॉल यू, आई शैल कॉल यू as soon as I reach station, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचूंगा आपको कॉल कर दूंगा। आप सोच के देखिए, मैंने यहां पर एक अलग से सेंटेंस लिखा, एज सून एज की मदद से। एक सेंटेंस लिखा सर एज सून एज की मदद से। और मैं कह रहा हूं सोचने के लिए आप लोगों को कि सोचो, ये हमने एज सून एज की मदद से सेंटेंस क्यों लिखा है? क्या जरूरत पड़ी हमें लिखने की? तो ये लिखा गया है ये बताने के लिए सामने वाले व्यक्ति को कि कॉल हुआ है या होगा तो कब होगा। ये आपको क्लियर करने के लिए कि कॉल कब होगा, जैसे मैं स्टेशन पहुंचूंगा कॉल कर दूंगा। मैं आपको 6 बजे कॉल करूंगा, सामने वाले को डाउट नहीं है अब कि कॉल कितने बजे आएगी, उसको क्लियर हो गया ना सर 6 बजे से। पर सोचो, जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचूंगा कॉल कर दूंगा, तो अब भी तो सामने वाले को डाउट नहीं है ना कि कॉल कब आएगी।
अभी तो उसको पता है ना कि स्टेशन कब लेने जाना उसको, तो यहां भी तो क्लियर हो गया सर, कॉल कब आएगी, स्टेशन पहुंचते आ जाएगी। तो एक ऐसा सेंटेंस जो किसी वर्ब को डिफाइन, अब मैं कौन इस सेंटेंस से नहीं पता चल पा रहा, इस सेंटेंस से मैं कौन हूं नहीं पता चल पा रहा, आप कौन नहीं पता चल पा रहा, पर कॉल करना जो कि एक वर्ब है, इसका टाइम पता चल पा रहा है सर कि कॉल कब आएगी, ये टाइम मिल रहा है। तो किसी वर्ब के टाइम को दिखाने के लिए जो पूरे के पूरे सेंटेंस आ रहे ना, दे आर कॉल्ड एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम, उस समय दिखाने वाले एडवर्बियल क्लाउज हैं सर। ये अभी थोड़े से इनकी संख्या बढ़ाइए, अभी और समझिए इसके बारे में। अब एक सेंटेंस लिखता हूं सर, यहां पे देखना, आई गॉट लेट, आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया ड्यू टू रेन। इस सेंटेंस की बनावट देखिए क्या कह रहा है कि मैं बारिश की वजह से लेट हो गया, आई गॉट लेट ड्यू टू रेन। तो मेरी लेट होने के पीछे की वजह रही बारिश, आई गॉट लेट ड्यू टू रेन, मैं बारिश की वजह से लेट हो गया। सर आई गॉट लेट ड्यू टू रेन, सो गॉट दैट, मैं भाई बारिश की वजह से लेट हो गया। अब इस पॉइंट को और समझ के देखिए सर, अब बारिश की वजह से मैं लेट हो गया, चलो डन है, पर मैं इसी सेंटेंस को दोबारा से लेके आऊं और मैं यहां पे कह दूं सर आई गॉट लेट सिंस इट वॉज रेनिंग। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि मैं लेट क्यों हुआ, आई गॉट लेट सिंस इट वॉज रेनिंग, आई गॉट लेट सिंस इट वॉज रेनिंग। अब यहां पर चेक करके देखिए तो सिंस की मदद से एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा गया है। और आपने पढ़ा था ना सर बैच में कि जब हम वजह बताते हैं तो सिंस, एज, बिकॉज, फॉर, ऐसे कॉमन से वर्ड भी लगा लेते हैं इंग्लिश में कई बार। कंजंक्शन का टॉपिक देखना आप, उसमें पूरा डिटेल से लिखा हुआ है आपका। तो जो मैंने सिंस की मदद से सेंटेंस लिखा, सिंस इट वाज रेनिंग, वो मैंने क्यों लिखा सर, क्या वजह थी मेरे लिखने की, बस ये वजह थी कि मैं सामने वाले को बता पाऊं कि मेरे लेट होने के पीछे का रीजन क्या रहा। तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी बताया कि मेरे लेट होने का रीजन क्या रहा, पर लिखने का स्टाइल कितना अलग है ये देखिए। पहले सेंटेंस में मैंने किसी चीज का नाम लिख के कहा कि इसकी वजह से मैं लेट हुआ, और दूसरे सेंटेंस में पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिख के बताया कि मैं लेट क्यों हुआ। तो मैंने कहा ना सर, जब एक सेंटेंस आपके वर्ब को दिखाने का काम करे, वर्ब की पहचान करवाने का काम करे, वो वर्ब की पहचान को करवाने वाला जो सेंटेंस है सर, वो एडवर्बियल क्लाउज है सर। ये वजह दिखा रहा तो ये एडवर्बियल क्लाउज ऑफ रीजन है सर, इससे वजह पता चली है, इसलिए इसको हम एडवर्बियल क्लाउज ऑफ रीजन कहेंगे। क्या मैं मानूं आपको मेरी बात समझ में आई? सर एक सेंटेंस और आने दो, अब इसके बाद यहाँ पे लिख लिया था ना आपने सर ये, जी आगे देखिए सर, सेंटेंस है यहाँ पर, एक सेंटेंस कहता है आई शैल बाय अ न्यू कार इफ आई गेट अ गुड जॉब। I shall buy a new car if I get a good job. I shall buy a new car if I get a good job. तो इस सेंटेंस की बनावट से कहीं ना कहीं हमें ये फील हो रहा है सर कि मैं नई गाड़ी लूंगा, पर नई गाड़ी क्यों लूंगा सर, क्या ये बता रहा हूं क्यों लूंगा? इस पूरे सेंटेंस को बता पढ़ के कि आपको पता चला है कि नई गाड़ी में कब लूंगा, क्यों लूंगा, ये पता चला क्यों लूंगा, कब लूंगा। अच्छा बदलवा रहा हूं, किस कंडीशन में लूंगा, किस शर्त पे लूंगा, क्या इसमें टाइम है या कंडीशन है?
क्या कंडीशन है? यानी कि अच्छी जॉब मिली और अच्छी जॉब नहीं मिली तो गाड़ी भी नहीं लूंगा। तो जब कोई भी आप सेंटेंस पढ़ के ये लग रहा हो कि यार ये होगा तो ये होगा और ये नहीं तो फिर ये भी नहीं, ये होगा तो ये होगा और ये नहीं हुआ तो फिर ये भी नहीं होगा, इसे कहते हैं सर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये कंडीशन जो लिखी मैंने इफ के साथ, ये तो इस खरीदने वाले काम के लिए लिखी ना सर, ये तो खरीदने वाले काम के लिए लिखी। तो ये जो सेंटेंस आपने लिखा है कंडीशन वाला, सर ये क्या है? एक वर्ब को दिखाने वाला है, तो इसे हम एडवर्ब क्लाउज कह सकते हैं सर, एडवर्बियल क्लाउज भी कह सकते हैं। सर क्या आपको एडवर्बियल क्लाउज क्या होते हैं अच्छे से समझ में आया? ऐसे क्लाउज जो किसके लिए आ रहे हैं? किसी वर्ब के लिए, या फिर किसके लिए आ जाए? किसी एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव के लिए देखो कैसे, एक सेंटेंस देखो सर, ही इज so intelligent that he can pass any exam। ये जो दैट की मदद से हमने एक सेंटेंस लिखा है सर, दैट ही कैन पास एनी एग्जाम, ये किसके लिए लिखा? कि ही कौन है? सर बताइए ना, ये जो दैट का सेंटेंस लिखा है आप लोगों ने, ये क्या बताने के लिए लिखा कि ये ही कौन है? इंटेलिजेंट कितना है? इस सेंटेंस से पता चल पा रहा है कितना इंटेलिजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ये जो इंटेलिजेंट वर्ड था जो पहचान करवा रहा था ही की, यानी कि जिसे हम एडजेक्टिव कह रहे थे, ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति चीज की पहचान कराए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो पहचान करवाने वाला वर्ड था एडजेक्टिव, ये सेंटेंस बगल वाला जो दैट का है वो बता रहा है कि इंटेलिजेंट कितना। ये जो दैट का सेंटेंस है सर, वो ये बता रहा है कि इंटेलिजेंट है। तो हाँ, और ऐसा शब्द बेटा जो किसी व्यक्ति चीज की पहचान वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उनके लिए आ रहा है, तो राजा बेटे वो एडजेक्टिव क्लाउज तो नहीं होता ना, क्योंकि एडजेक्टिव खुद की पहचान तो करवाता नहीं। एडजेक्टिव की पहचान के लिए जो वर्ड आ जाए वो एडवर्ब होती है। तो जो एडजेक्टिव्स की पहचान के लिए आ रहे हैं वो भी एडवर्बियल क्लाउज हैं आपके। राजा बेटे समझ में आई बात? आर यू श्योर? बहुत बढ़िया सर। एक और तीसरा रह गया ना, तीसरा सर लिख लिया आप लोगों ने? ये तीसरा जो रह गया आपका, दैट इज कॉल्ड नाउन क्लाउज। एक और टॉपिक आपके पास नाउन क्लाउज। अब आपको सोचना चाहिए सर ये नाउन क्लाउज क्या होता है। तो अब चलो एक बार नाउन क्लाउज के साथ आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। नाउन अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या चीज को दिखाने का काम करता है। अब आसान शब्दों में कहें तो किसी भी चीज का नाम, जैसे ये मार्कर, ये शर्ट, ये घड़ी, ये माइक, ये बोर्ड, आप स्टूडेंट्स, मैं टीचर, ये सब अपने आप में चीजों के नाम है। उसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। पता नहीं आप बात जानते हैं नहीं जानते, याद है नहीं याद है, पर मैंने आपको कई बार पढ़ाई है। देखो क्या पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस में एक नाउन को हम कहाँ रखते हैं। सर नाउन या तो आता है सब्जेक्ट की जगह या फिर आता है ऑब्जेक्ट की जगह। पढ़ाया बैच में कि ऑब्जेक्ट दो चीजें ऐसी हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगती हैं। एक तो वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगती हैं और एक प्रेपोजिशंस अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगती हैं। तो आपके जो वर्ब्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, अपने बाद क्या मांगेगी? ऑब्जेक्ट मांगेगी सर। तो एक सेंटेंस में नाउन कहां लिखा जा सकता है सर? एक सेंटेंस में नाउन दो जगह लिखा जा सकता है सर। वो या तो सब्जेक्ट की जगह लिखा जा सकता है या फिर वो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जा सकता है। जब ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है तो वहां भी दो बातें हैं सर, वहां भी दो बातें हैं सर, कि वो या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा या फिर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा सर।
अब मैं आपको एक बार इसका लिख के एक पॉइंट के साथ समझाता हूं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह कैसे। जैसे अब एक एग्जाम्पल के साथ समझिए सर, यहां पे मैंने कहा रोहित बीट्स सुमित। इस सेंटेंस की बनावट देखें तो यहां पर एक आपके पास काम नजर आ रहा होगा सर, पिटाई करना, ये वर्ब है। यहाँ एक काम नजर आ रहा होगा, पिटाई करना। अब आपको यहाँ पे एक बात और नजर आ रही होगी सर कि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, जो वर्ब से पहले लिखा जाता है वो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं सर, रोहित की, तो रोहित मेरा सब्जेक्ट है। और सर ये काम जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो आप कहेंगे सुमित पे पड़ रहा है। तो सुमित कहीं ना कहीं क्या हो गया सर, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया सर। एक सेंटेंस और देखिए, मैंने यहां पे कहा सर माय फादर, गाइस माय फादर इज लिसनिंग टू न्यूज। तो यहां पे जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं उसे मैं ही कह सकता था, मैं कह सकता था ही इज लिसनिंग टू न्यूज, पर मैंने ही नहीं लिखा, बल्कि मैंने ही की जगह बताया ही कौन है, मेरे पिताजी हैं। तो फादर शब्द तो एक नाउन है। कहां लिखा गया सर, वर्ब के सब्जेक्ट में लिखा गया। सुनना काम है, उसके बाद टू आ रहा है, टू तो प्रेपोजिशन है। लिसन के बाद जो टू आ रहा है, टू तो प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है सर, ऑब्जेक्ट मांगती हैं। तो जिस चीज को हम सुन रहे हैं टू के बाद लिख के दिखा दिया सर न्यूज, तो न्यूज तो अपने आप में एक चीज का नाम है। तो नाउन अगर आप सेंटेंस में देखेंगे लगाना है तो कहां लगाएंगे सर, या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह। क्या ये बात आप लोगों के दिमाग तक पहुंची क्या, बेटे समझ पाए क्या, डाउट तो नहीं बचा। आगे बढ़िए सर। कई बार ऐसा होता है बेटा अब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किसी का नाम तो नहीं मिलता, बल्कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस मिलता है। राजा बेटे सुना मैंने क्या बोला, बहुत बार ऐसा होता है कि एक सेंटेंस को जब उठाएंगे आप तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किसी का नाम नहीं मिलता, बल्कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस मिलता है। वो सेंटेंस मिलता है तो कैसे मिलता है, एक बार जरा ध्यान से देखिए। अब मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा सर, आई शैल ईट राइस। क्या आपको ये पता चल पा रहा है कि खाया क्या जाएगा, क्या खाया जाएगा। हाँ जी, मिल गया ना चीज, आई शैल ईट राइस, मैं चावल खाऊंगा। अब देखो सर, जो चीज मैं खाऊंगा उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया राइस। अब देखो मैंने क्या बोला सर, आई शैल ईट वट एवर यू विल प्रिपेयर, जो भी कुछ आप बनाओगे वही खा लूंगा। क्या खाएगा, मम्मी ने बोला क्या खाएगा, बोले जो भी कुछ आप बनाओगे। क्या खाएगा भाई, जो भी कुछ आप बनाओगे जो भी कुछ आप बनाओगे। तो जो चीज मैं खा रहा हूं मैंने उसका नाम तो नहीं लिया, ऊपर लिया, पहले सेंटेंस में देखे लिया, मैंने बताया क्या खाऊंगा, राइस खाऊंगा, पर दूसरे सेंटेंस में नहीं पता चल पा रहा, बल्कि मैंने पूरा एक सेंटेंस लिया और उससे बताया कि क्या खाऊंगा, जो भी कुछ आप बनाओगे, जो बनाओगे वही खा लूंगा। तो यहां पर एक सेंटेंस है, वट एवर यू विल प्रिपेयर। सर देखिए, यू सब्जेक्ट प्रिपेयर वर्ब, पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा है ये बताने के लिए कि खाऊंगा क्या। और एक सेंटेंस जब हम एक सेंटेंस को कहां लिखते हैं, सब्जेक्ट या, एक बार बोलो बेटा, कहां लिखते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो सेंटेंस आता है दैट इज कॉल्ड अ नाउन क्लाउज, उसे हम नाउन क्लाउज कहते हैं।
एक सेंटेंस देखो ना मैंने कैसे लिखा सर। मैंने लिखा वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स, जहां वो रहता है, वेयर ही लिव्स इज नॉट नॉन टू अस। अब देखिए इस वाक्य में वर्ब क्या है, इज नॉट नॉन टू अस, हमें जानकारी नहीं है, इज नॉट नॉन टू अस, हमें जानकारी नहीं है। पर हमें किस चीज की जानकारी नहीं है सर, हमें जानकारी नहीं है, इज नॉट नॉन टू अस, पर हमें किस चीज की जानकारी नहीं है सर। एक तो कहते सर हमें जानकारी नहीं किसकी, अमित की, तो अमित इज नॉट नॉन टू अस। जहां तो हमने किसी का नाम लिया और कह दिया भैया हमें नहीं पता इसके बारे में। पर यहां भी तो ऐसे ही कहा है सर हमें जानकारी नहीं है, पर जिस चीज की यहां पे जानकारी नहीं है वो बात हमने एक सेंटेंस से लिखी है, वेयर ही लिव्स, जहां वो रहता है, वेयर ही लिव्स, जहां वो रहता है। तो ये जो वेयर का सेंटेंस यहां पे लिखा है पूरा का पूरा सेंटेंस बता रहा है सर किस चीज की जानकारी नहीं है। तो जब ऐसे बेटा जी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या जाए, क्या जाए, पूरा का पूरा एक, पूरा का पूरा एक सेंटेंस, वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है उसको क्या बुला देंगे, नाउन क्लाउज, दैट इज कॉल्ड अ नाउन क्लाउज। उसे हम नाउन क्लाउज कहते हैं सर। बेटे समझ में आया। आगे से कोई क्लाउज का टॉपिक आपसे पूछेगा तो आप फंसोगे तो नहीं, उसे बढ़िया से समझा भी दोगे ना कि क्लाउज क्या होता है।